Good morning, all of you students. In previous class, our chapter Working in Institutions was running. We have seen topics the House of Parliament, a day in the life of the Lok Sabha, political executive, political and permanent executive, prime ministers and council of ministers, powers of the prime ministers एंड द प्रेसिडेंट। इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो है द जुडिशियरी। जुडिशियरी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर, डिस्कस करते हैं। द जुडिशियरी, न्यायपालिका। तो पार्लियामेंट जो होता है उसमें उसके जो ऑर्गन होते हैं, तो टू ऑर्गन के बारे में हमने पहले पढ़ा था, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। आज की क्लास में जो तीसरा जो इसका पार्ट है, द जुडिशरी, न्यायपालिका, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेट अस रिटर्न वन फाइनल टाइम टू द स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम दैट वी स्टार्टेड विद। तो फिर उसी स्टोरी के ऊपर हम लौटते हैं, जिस स्टोरी के बारे में हमने इस चैप्टर के शुरू में हमने देखा था। ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में हमने देखा था, जो सरकारी ऑर्डर निकला था, सरकारी आदेश निकला था, जो ऑफिस मेमोरेंडम निकला था, उसके ऊपर हम वापस लौटते हैं। दिस टाइम लेट अस नॉट रिकॉल द स्टोरी। इस बार हम स्टोरी को याद नहीं करेंगे, रिकॉल नहीं करेंगे, बट इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड हैव बीन। लेकिन ये हम इमेजिन करेंगे कि ये स्टोरी कितनी अलग हो सकती थी, उसको हम रिकॉल करेंगे। रिमेंबर, याद कीजिए, द स्टोरी केम टू ए satisfactory end because the Supreme Court gave a verdict that was accepted by everyone. इस स्टोरी का उस समय जो है वो सेटिस्फैक्ट्री एंड हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। जब सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया, तो इस स्टोरी का जो है सेटिस्फैक्टरी एंड हुआ। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब आप इमेजिन कीजिए कि जो निम्नलिखित परिस्थितियां हैं, अगर इस प्रकार की कंडीशन होती तो क्या स्थिति होती। व्हाट वुड हैपेंड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अगर इस प्रकार की सिचुएशन होती तो जो मैटर जो था वो किस ओर जाता। इफ देयर वाज नथिंग लाइक ए सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री। अगर कंट्री में सुप्रीम कोर्ट जैसा कुछ नहीं होता। देयर वाज नथिंग लाइक सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री। अगर कंट्री में सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई वर्किंग इंस्टीट्यूशंस नहीं होती, तो फिर क्या होता, कौन फैसला देता फिर। तो डिस्प्यूट्स हो सकता था। इवन इफ देयर वाज ए सुप्रीम कोर्ट, if it had no power to judge actions of the government। और मान लो सुप्रीम कोर्ट होता, लेकिन उसके पास में अगर पावर्स नहीं होते हैं, जो गवर्नमेंट की जो कार्रवाई है उसका सामना करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर नहीं होता, तो क्या होता। इवन इफ इट हैड द पावर, अगर उसे पावर्स होते, if no one trusted the Supreme Court to give a fair verdict। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर होते लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता, तो क्या होता। तो इस प्रकार की जो फॉलोइंग सिचुएशन है, अगर इस प्रकार होता तो क्या होता, वो आप इमेजिन कर सकते हो। दिस इज वाई एन इंडिपेंडेंट and powerful judiciary is considered essential for democracies।
तो इसी वजह से डेमोक्रेसीज के लिए जो है वो इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी का होना आवश्यक होता है। ये न्यायपालिका जो है जरूरी माना जाता है कि इस प्रकार जो डेमोक्रेसीज है, जो लोकतांत्रिक देश है, उसमें इस प्रकार के जो डिस्प्यूट्स आते हैं उनको सॉल्यूशन करने के लिए इस प्रकार इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरीज जो है होना बहुत जरूरी होता है। कहाँ पर? डेमोक्रेसीज में। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उसमें मामलों का सुलटारा करने के लिए, मैटर्स का सॉल्यूशन करने के लिए जो है जुडिशरी होना बहुत इसेंशियल है। कौन सी जुडिशरी चाहिए? इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। जो जुडिशरी हो वो इंडिपेंडेंट हो और पावरफुल हो। All the courts at different levels in a country put together are called the judiciary. तो कंट्री के विभिन्न स्तरों पर मौजूद जो अदालतें हैं उनको ही हम सामूहिक रूप से जुडिशरी कहते हैं। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन द कंट्री। कंट्री के जो डिफरेंट लेवल्स है वहां पर जो कोर्ट्स होते हैं पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी। उन्हीं को हम सामूहिक रूप से जुडिशरी कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन। जो भारतीय न्यायपालिका है उसमें पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है। पूरे देश, नेशन, एंटायर नेशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट्स है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल। और इसके अलावा जो लोकल लेवल है, स्थानीय स्तर है, वहां पर भी न्यायालय होते हैं। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। भारत में न्यायपालिका जो है वो इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। सभी न्यायालय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट कंट्री में न्यायिक प्रशासन को कंट्रोल करता है। जो न्यायिक प्रशासन है, जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको कंट्रोल करने वाला जो इंस्टीट्यूशंस है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो इट मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। कंट्री के अंदर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशंस को कंट्रोल करने वाली जो इंस्टीट्यूशंस है वो कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशंस को कंट्रोल करती है। its decisions are binding on all other courts of the country. all countries की जो कोर्ट्स है उनको इसका फैसला मानना पड़ता है। ये जो भी फैसला देता है सुप्रीम कोर्ट, उसको जो ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री है उनको वो मानने के लिए बाइंड है। बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट्स। किसी भी ये विवाद की सुनवाई कर सकता है। एनी डिस्प्यूट्स वो ये कैन टेक ले सकता है बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के जो सिटीजन्स है उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनका मामला भी यहाँ जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स होता है तो वो मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। और इसके अलावा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। स्टेट लेवल की गवर्नमेंट और यूनियन लेवल की गवर्नमेंट के बीच में अगर डिस्प्यूट्स होता है तो उस डिस्प्यूट्स को भी हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में जो है उसको मामले को ले जाया जा सकता है। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेज। तो ये जो है वो एक तो सिविल और एक क्रिमिनल, इन दोनों प्रकार के केसेस की अपील के लिए ये हाईएस्ट कोर्ट है। कौन सा हाईएस्ट कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट में सिविल केसेज और क्रिमिनल केसेज दोनों की अपील की जा सकती है।
इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट्स। इसके अलावा हाई कोर्ट्स जो डिसीजंस देता है उसके अगेंस्ट ये अपील हियर करता है। अगर मान लो हाई कोर्ट से कोई असंतुष्ट होता है तो उसको अपील करने का उसको राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है इस प्रकार की जो अपील्स होती है उनको हियर करता है। Independence of the judiciary means that it is not under the control of the legislature or the executive। अब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस से क्या मीन्स है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब यह है कि ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स के कंट्रोल में नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। ये अपने आप में जो है इंडिपेंडेंट है। इसके ऊपर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव यानी न्याय ये कार्यपालिका और लेजिस्लेचर इसका कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका का इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पार्टी इन पावर। तो जो जजेज होते हैं, जजेस गवर्नमेंट के निर्देश या रूलिंग पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं। इनके जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो विशेज ऑफ द पार्टी इन पावर, जो पार्टी पावर में होती है उनके अकॉर्डिंग वो अपना एक्ट नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के डायरेक्शन में वो एक्ट नहीं करते हैं। कौन? जजेज। और अकॉर्डिंग टू द विशेष ऑफ द पार्टी इन पावर, जो रूलिंग पार्टी होती है, पार्टी इन पावर होती है, उनकी विशेष के ऊपर भी ये जजेज जो है काम नहीं करते हैं। ये इंडिपेंडेंट होते हैं। दैट इज वाई, इसी वजह से all modern democracies have courts that are independent of the legislature and the executive। और यही कारण है कि सभी मॉडर्न डेमोक्रेसीज में कोर्ट्स जो होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इनके अधीन नहीं होती है। जो कोर्ट्स होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। किनसे? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जितने भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज कंट्रीज है उनमें जो कोर्ट्स है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। किनसे इंडिपेंडेंट होते हैं? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। कहने का मतलब ये है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का इनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज है उनमें कोर्ट्स जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिया हैज अचीव्ड दिस। और इसके अलावा भारत ने भी जो है इस एम्स को, इस गोल्स को प्राप्त कर लिया है। इंडिया हैज अचीव्ड दिस, इसको इंडिया ने भी प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर भी जो कोर्ट है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं है। जो वर्किंग इंस्टीट्यूशंस है जुडिशरी वो इंडिपेंडेंट है। द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट and the high courts are appointed by the president on the advice of the prime minister। तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो जजेज है और उनको प्राइम मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर अपॉइंट करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राइम मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर अपॉइंट करता है। कौन किसको करता है? द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट्स के जो जजेज है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज है, उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस के ऊपर करता है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। जो जजेज है, चीफ जजेज या अदर जजेज, इसके अलावा हाई कोर्ट्स का जो चीफ जजेज है या अदर जजेज है, उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस के ऊपर करता है? प्राइम मिनिस्टर्स।
तो प्राइम मिनिस्टर्स की एडवाइस के ऊपर जो प्रेसिडेंट है वो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज है, जो हाई कोर्ट के जो जजेज है, इनको अपॉइंटमेंट देता है। एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और इसके अलावा जो चीफ जस्टिस है उनकी कंसल्टेशंस के बाद में जो दूसरे जजेज है उनको भी अपॉइंटमेंट दिया जाता है। इन प्रैक्टिस इट नाउ मीन्स दैट द सीनियर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट द न्यू जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। तो अगर हम इन प्रैक्टिस देखें, व्यावहारिक तौर पर हम देखें, तो व्यावहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेज है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो न्यू जजेज है उनको वो सेलेक्ट करते हैं। जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या करते हैं, जो सीनियर जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सेलेक्ट करते हैं न्यू जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो भी नए जज आते हैं उनको अगर हम इन प्रैक्टिस देखें, व्यावहारिक तौर पर देखें, तो व्यावहारिक तौर पर उनको अपॉइंटमेंट या उनको सेलेक्ट करने वाले जो होते हैं वो सीनियर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं। There is very little scope for interference by the political executive। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की जो इंटरफेरेंस है उसकी गुंजाइश कम होती है। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो इसमें दखल नहीं देता है। The senior most judge of the Supreme Court is usually appointed the Chief Justice। और इसके अलावा जो सीनियर मोस्ट जज होता है ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, उसे ही सामान्यतया चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है, उसको चीफ जस्टिस बनाया जाता है, उसको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। किसको किया जाता है? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, जिसको कार्य का अनुभव होता है अच्छा, उसको चीफ जस्टिस बनाया जाता है। Once a person is appointed as judge of the Supreme Court or the High Court, it is nearly impossible to remove him or her from that position। यानी एक बार किसी पर्सन्स को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद में उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। एक बार अगर किसी को चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम द पोजीशन। उस पोजीशन से उसको रिमूव करना जो है इम्पॉसिबल हो जाता है। इट इज एज डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाना जैसा ही मुश्किल काम है। इट इज एज डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिस प्रकार प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जा सकता, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको रिमूव करना भी काफी डिफिकल्ट होता है। A judge can be removed only by an impeachment motion passed separately by 2/3 members of the two houses of the parliament। उसको कैसे हटाया जा सकता है? किसी भी न्यायाधीश को पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेस है उसमें अलग अलग 2/3 जो मेजोरिटी चाहिए, 2/3 बहुमत से इम्पीचमेंट जो होता है अविश्वास प्रस्ताव, उसको पारित करके ही उसको हटाया जा सकता है। द जज कैन बी रिमूव्ड, जज को केवल हटाया जा सकता है ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन। केवल उसको इम्पीचमेंट मोशंस के पास होने के बाद ही उसको हटाया जा सकता है। कैसे पास किया जाता है? सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेज है, जैसा कि हमने पढ़ा था, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसमें सेपरेटली 2/3 मेंबर्स का जो है वो मेजोरिटी होनी चाहिए। उनका वो जो प्रस्ताव है वो पास होना बहुत जरूरी है। 2/3 मेंबर्स के द्वारा अलग अलग सेपरेटली दोनों सदनों के द्वारा जो प्रस्ताव है वो 2/3 मेंबर्स के द्वारा वो प्रस्ताव पास होना जरूरी है, तभी उसको रिमूव किया जा सकता है।
It has never happened in the history of Indian democracy. इंडियन डेमोक्रेसी में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पास हुआ हो, तो ऐसा इंडियन डेमोक्रेसी में कभी जो है, इंडियन डेमोक्रेसी को जो हिस्ट्री है उसमें ऐसा नेवर हैपेंड, कभी नहीं हुआ है. द जुडिशरी इन इंडिया इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड. तो इंडिया की जो जुडिशरी है वो वर्ल्ड की सबसे अधिक प्रभावशाली जुडिशरी में से एक है. हमारी जो जुडिशरी है वो वर्ल्ड की जो जानी मानी या जो पावरफुल जो जुडिशरी है उनमें से एक है. द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, इनको देश के कॉन्स्टिट्यूशंस की व्याख्या करने का अधिकार है. इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. जो सुप्रीम कोर्ट्स है, जो हाई कोर्ट्स है, उनको कौन सा पावर है? टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशंस जो है हमारी कंट्री का, उसको इंटरप्रेट करने का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट्स को है. They can declare invalid any law of the legislature. ये क्या कर सकते हैं? ये डिक्लेयर कर सकते हैं इनवैलिड एनी लॉ को ऑफ द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का कोई भी जो कानून होता है उसको वो इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स. और द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव के खिलाफ एक्शंस भी ले सकते हैं. whether at the union level और at the state level. स्टेट लेवल की जो एग्जीक्यूटिव है, यूनियन लेवल की जो एग्जीक्यूटिव है, उसके अगेंस्ट एक्शंस लेने का भी राइट इनको है. इफ द फाइंड सच ए लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. कब कर सकते हैं ये? अगर किसी कानून या एग्जीक्यूटिव की कार्रवाई को अगर चैलेंजेस मिलती है, चुनौती मिलती है, तो वो ये तय करते हैं. Thus they can determine the constitution validity of any legislation or action of the executive in the country. तो कंट्री में किसी कानून कार्यपालिका की कार्रवाई की चुनौती अगर मिलती है तो वे उसकी संवैधानिक मान्यता या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तय करते हैं. दिस इज नोन एज द जुडिशियली रिव्यू. इसको क्या कहते हैं? जुडिशियली रिव्यू कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशंस की जो वैलिडिटी तय करते हैं उसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यूज, न्यायिक समीक्षा. इसको न्यायिक समीक्षा के नाम से जाना जाता है. The Supreme Court of India has also ruled that the core or basic principles of the constitutions cannot be changed by the parliament. और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिसीजंस दिया है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के जो मूलभूत सिद्धांत है उनको वो नहीं बदल सकती है. जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकती है? जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस है उनको चेंज नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा. द पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशियरी अलो इट टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं. We shall see in the next chapter, हम next chapter में देखेंगे that the citizens have a right to approach the courts to seek remedy in case of any violence of their rights. तो ये हम next chapter में पढ़ेंगे कि citizens के जो rights है, वो जो chapter है citizens के जो rights है, वो वाला जो chapters है उसमें हम देखेंगे citizens को constitution से जो राइट्स मिले हुए हैं अगर उनका उल्लंघन होता है तो उल्लंघन के मामले में वो जस्टिस पाने के लिए वो कोर्ट्स में जा सकते हैं. कोर्ट में जाने का उनको हक है. इन रिसेंट ईयर्स द कोर्ट्स हैव गिवन सेवरल जजमेंट्स एंड डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक
इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स। रिसेंट ईयर्स में कोर्ट्स ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। ये रिसेंट ईयर्स में हम देख सकते हैं कि काफी जजमेंट दिए हैं, गिवन सेवरल जजमेंट एंड डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स और जो पब्लिक इंटरेस्ट है उनकी प्रोटेक्ट करने के लिए जज ये सुप्रीम कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने सेवरल जजमेंट्स और डायरेक्टिव्स जो है दिए हैं। Anyone can approach the courts if public interest is hurt by the actions of government. सरकार की कार्रवाइयों से अगर जनहित को ठेस पहुंचाने की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो कोई भी अदालत में जा सकता है। इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा एक्शंस किया जाता है जिसके द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट को हर्ट पहुंचता है, एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट। दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसे ही हम पब्लिक लिटिगेशन कहते हैं, जनहित याचिका कहते हैं। द कोर्ट्स intervene to prevent the misuse of the government's power to make decisions, और कोर्ट्स गवर्नमेंट को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए इंटरफेयर कर सकती है। They check malpractices of the part of public officials। इसके अलावा पब्लिक ऑफिशियल्स को जो मल प्रैक्टिस करते हैं उनको रोकती है। जो पब्लिक ऑफिशियल्स है उनके द्वारा अगर कोई मल प्रैक्टिस की जाती है या कोई शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, भ्रष्ट आचरण करते हैं, तो उनको भी कोर्ट रोकती है। दे चेक मल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। दैट इज वाई, इसी कारण से द जुडिशरी एंजॉयज अ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल, और इसी कारण से लोगों के बीच जुडिशरी को काफी विश्वास हासिल है। तो इस प्रकार जो है ये हमारा चैप्टर जो है इसका एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ में, एक न्यू टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।